हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हैं भौतिकी। एज वी हैव स्टार्टेड इन अवर प्रीवियस क्लास स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे कि लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। उसके बारे में हमने देखा कि वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करा रही है एज ए एटम के बारे में और एक मॉलिक्यूल्स के बारे में। फिर हमने देखा था उसके अंदर उसके टाइप्स की, वो किस किस टाइप्स की होती है, किन किन चीजों के लिए कौन से टाइप की हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत पड़ी। उसके बाद हमने देखी उसके अंदर उसकी वर्किंग की कि लाइक वो कैसे वर्क करती है, एंड देन आफ्टर दैट उसके इम्पोर्टेंस की कि लाइक उसके आने से हमें किस किस चीजों में आसानी हुई, क्या चीजें हमें साइंस के अंदर समझने में आसानी हुई। आज उन्हीं एक टाइप्स में से हम एक टाइप्स की बात करेंगे विच इज कॉल्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके अंदर आता है? हमारा मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, बेसिकली रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर होता है कि लाइक एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम किसी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के ऊपर उसको हिट करते हैं। ठीक है, जब उस मोनोक्रोमेटिक लाइट, और जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पे हम लेते हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब व्हाई वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है माइक्रो से रेडियो वेव तक वेरी करती है। ठीक है, इसलिए हम जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, हम जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे और रेडिएशन लेंगे तो हम क्या लेंगे? ईएम सोर्स लेंगे। ईएम सोर्स का क्यों लेंगे वो आपको मैंने बता दिया अभी। ठीक है, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज्यादा लेट ना करते हुए हम इसके बारे में लिखते हैं कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली है क्या। सो इट इज ए light scattering it is a light scattering technique used to study vibrational rotational and other low frequency modes in a molecules. And why we use here low frequency mode, ये आपको आगे पता चलेगा कि हम लो फ्रीक्वेंसी मोड के बारे में यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये तो था कि इसके नॉर्मली जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है किस कब आया था कि ये इसने लाइट स्कैटरिंग टेक्निक यूज की स्टडी करने में, वाइब्रेशनल रोटेशनल जो मॉलिक्यूल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करने के लिए। सेकेंडली चीज इसका हम पहले देखते हैं कि लाइक ये एक्सपेरिमेंट क्या था बेसिकली इसका। ठीक है, तो इसका एक्सपेरिमेंट इसका ये था कि when a मोनोक्रोमेटिक लाइट, और मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर हम यूजुअली क्या लेते हैं? लेजर। लेजर अगर भी आपने देखी होगी या फिर कभी मेले में गए हो तो आपने वहां पे वो लेके आते थे ना, हम लेजर बीम कैसे मारते थे, रेड कलर की जो आती थी, तो वो वाला हम यूज करते हैं। यूजुअली क्या करते हैं? लेजर, जो कि यहाँ पे हमारा क्या होता है? एज ए ईएम सोर्स होता है। ये ईएम सोर्स या फिर हम बोल सकते हैं इसको ईएम रेडिएशन। And why we use EM radiations? Because of their frequency varies from micro to radio waves. ठीक है, तो when a monochromatic light is incident on a molecule, ठीक है, अब आप ये मान सकते हो कि जहां जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई लाइट आई है,
अब लाइट क्या करेगा, यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से स्कैटर्ड होके निकल जाएंगे, ठीक है। ये चीजें कैसे होती हैं, जैसे मैंने बताया था कि लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद क्या हो रहा है, उसमें जो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहा है, एक्साइटेड हो रहे हैं, एक्साइट होके डी एक्साइट हो जा रहे हैं। फिर डी एक्साइट जब हो रहे हैं तो जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करी थी एक्साइट होने के अंदर, तो जब वो डी एक्साइट हो रहे हैं तो उतनी एनर्जी वो क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं, ठीक है। ये हम मान के चल रहे हैं। यहाँ पे स्कैटरिंग के केस के अंदर भी सेम प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं कि लाइक जब वो हिट कर रही है तो हिट करने के बाद क्या कर रही है कि जैसे कि हिट जितनी इंटेंसिटी से यहाँ से हिट करी, सेम उतनी इंटेंसिटी से यहाँ टकरा के वापस चली गई। जैसे हम दीवार में बॉल मारते हैं तो बॉल का हम ये मान सकते हैं जैसे हमने दीवार में गेंद मारा तो वो उतनी ही यहाँ से हमने जिस फ्रीक्वेंसी से उसको मारा है उतनी फ्रीक्वेंसी से हमें वापस वो मिल रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मॉलिक्यूल most of the elastically scattered, ठीक है, which means incident energy of light is remaining constant in scattered एनर्जी ऑफ लाइट, ठीक है। जो इंसिडेंट एनर्जी थी लाइट की वही हमें क्या मिल रही है, स्कैटर्ड होकर जब उससे टकरा के जब जा रही है लाइट तो वो सेम एनर्जी हमें मिल रही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नॉर्मली कॉल्ड रेले स्कैटरिंग, ठीक है। इसमें क्या बोले, रेले स्कैटरिंग, जहाँ पे एनर्जी बिल्कुल चेंज नहीं हुई, जितनी एनर्जी हमें मिली उतनी एनर्जी स्कैटर्ड एनर्जी हमें क्या मिली, रिमेन कांस्टेंट इन स्कैटर्ड एनर्जी ऑफ लाइट, ठीक है। ये हमें कितने मिली, जब मोस्ट ऑफ द इलास्टिकली स्कैटर्ड हुए, बट हम जानते हैं कि 100% नहीं होता है कुछ भी, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट होगा जो कंप्लीटली ना होके थोड़ा बहुत रह जाएगा, ठीक है। तो इतना आपने कॉपी किया है, ओके। इसके बाद बट स्मॉल फ्रैक्शन, और वो स्मॉल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 in 10⁶ to 10⁸, मतलब 1,00,000 से 1 करोड़ के अंदर एक पार्टिकल ऐसा होगा या एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जो क्या होगा कि उसकी जो एनर्जी होगी या तो क्या होगी, कम होगी या फिर एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। कितने में से, 1,00,000 में से एक, जो कि हम ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट करके चलते हैं, बट यहाँ पे रमन ने यही चीजें नोटिस करी थी उसने, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो डिस्कवरी थी उसकी यही चीज थी कि उसने इतने कम जो हमें नॉर्मली नहीं ऑब्जर्व हो रहा उस चीज को ऑब्जर्व किया था उन्होंने, ठीक है। बट ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट is inelastically scattered, inelastically scattered, which means scattered energy of light is low or
lower and higher than incident एनर्जी ऑफ लाइट। ठीक है, उसका क्या मतलब था जी, वो 1 लाख मतलब 1 लाख से 1 करोड़ के अंदर एक हमने ऐसा लिया जिसकी जो एनर्जी थी वो क्या थी, इतनी कम थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज हुई इंसिडेंट एनर्जी ऑफ लाइट। ठीक है, इतना हो गया। स्कैटर्ड एनर्जी ऑफ लाइट इज लोअर एंड हायर देन द इंसिडेंट एनर्जी ऑफ लाइट। और जो एनर्जी हम ले रहे हैं ये एनर्जी हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज E इज इक्वल टू में एच म्यू एंड देन एच म्यू इज इक्वल टू में एच सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है, ये रिलेशन हम जानते हैं कि लाइक हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की भी बात कर सकते हैं और एनर्जी की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी। ओके, इतना हुआ। अब इसने क्या बोला आगे कि ठीक है एनर्जी में तो हम देख रहे हैं, बट हम जो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की। ठीक है, तो अब आप जानते हो कि जिसकी एनर्जी कम होगी, मतलब जिसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी, उसकी जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, वेवलेंथ उसकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अभी इसने क्या बोला यहाँ पे, लोअर दैट कोल्ड, जो ये चीजें हमें मिली, दैट कोल्ड रमन स्कैटरिंग। ओके, इसको हमने क्या बोला, रमन स्पेक्ट्रम बोला। और इस रमन स्कैटरिंग के अंदर हमने क्या बोला कि जो दीज लाइंस, कौन सी लाइंस, दीज लाइंस ऑफ लोअर एंड हायर फ्रीक्वेंसीज is called Stokes line and anti-Stokes line रेस्पेक्ट। ठीक है, जो ये लाइंस थी लोअर और हायर फ्रीक्वेंसीज की, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे एनर्जी की। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी की, उनको क्या बोलते हैं, स्टोक लाइंस। स्टोक लाइंस को जो लोअर फ्रीक्वेंसीज की थी, एंड एंटी स्टोक लाइंस जो हायर फ्रीक्वेंसी की थी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट हो रही थी उससे कम या उससे ज्यादा की। ठीक है, वो चीजें थी स्टोक लाइंस एंड एंटी स्टोक लाइंस। ठीक है, ये हुआ। और इसमें क्या था, एंड ड्यू टू दीज फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट, इन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से, ठीक है, द scattered photon have wave number shift between 10 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एंड ये चीजें किसको डिनोट कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, ये चीज किसको डिनोट कर रही है,
कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक दिखा रही है हमें किसकी, वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जीज की। हमें क्या बता रही है, कैरेक्टरिस्टिक कौन सी, जो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, जो बेसिकली हमारे रिलेशन होता है वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस में, हमने क्या बोला, जो एनर्जी होता है वो कितना एच में, जहाँ पे एच क्या है प्लांक कांस्टेंट एंड म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, एंड इसमें रिलेशन क्या होता है एच से अपॉन लैम्डा, जहाँ पे म्यू क्या होता है सी अपॉन में लैम्डा, और वी नो दैट 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा होता है म्यू बार, इसको हम क्या बोलते हैं वेव नंबर। तो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में क्या रिलेशन आता है, म्यू इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, सी म्यू ना, तो ये रिलेशन आ गया। तो अगर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं तो सी तो क्या है कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो अगर ये लोअर जा रही है तो मतलब क्या है, वेव नंबर भी क्या होंगे, लोअर होंगे। अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है तो मतलब वेव नंबर भी क्या होंगे, हमारे हाई होंगे, ठीक है। तो एक डिफरेंस क्रिएट होता है 10 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स का, जिसके बीच में हमारे कौन कौन से आते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशन एनर्जी, दोनों के दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी इसके अंदर। अब हम आपने एक चीज नोटिस करोगे, हमने यहाँ पे बात की है स्कैटरिंग की, इनइलास्टिक स्कैटरिंग की, हमने यहाँ पे डायपोल मूवमेंट वाली बात नहीं की है। तो जैसा रमन ने बोला था कि उन्होंने डायपोल मूवमेंट को साइड में हटा के, वो भले चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको साइड में हटा के उन्होंने बात की थी इनइलास्टिक स्कैटरिंग की। उसी बेसिस पे उन्होंने दोनों चीजें हमें डिफाइन किया है यहाँ पे, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। जो कि हम पढ़ते हैं कि रोटेशनल एनर्जी के अंदर क्या होगा, डायपोल मूवमेंट परमानेंट होगा एंड देन वाइब्रेशनल के अंदर चेंज होगा। आगे आने वाले टॉपिक्स के हम दोनों के सेपरेट टर्म देखेंगे, इनके स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स। बट यहाँ पे इतना समझना कि यहाँ पे हमने विदाउट डायपोल मूवमेंट दोनों चीजें डिस्क्राइब करी है, ठीक है। तो ये चीज थी। आप अब हमने ये चीजें देखी जो लाइन्स हमें मिली, इन लाइन्स को बोलते क्या है, these lines of modified frequency are related to related है Raman spectrum, ठीक है, and the shift of frequency and the shift of frequency from exact line। exact line कौन सी थी, जिस फ्रीक्वेंसी से हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है वो वाली फ्रीक्वेंसी जो लाइट हमारी क्रिएट होगी वो वाली, ठीक है, इज कॉल्ड रमन शिफ्ट। ओके, तो दो नेम आए हमारे पास, एक रमन स्पेक्ट्रम एंड देन दूसरा रमन शिफ्ट। तो आपने ये चीजें देखी होगी कि जो रमन स्पेक्ट्रम हमें जो मिलेगा वो कब मिलेगा, जब हमारी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ रही है वहां पे, ठीक है। अगर हमें एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मिल रही है, मतलब जिस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है वही हमें स्कैटर्ड के अंदर मिल रही है, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, इस रमन स्पेक्ट्रम नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे कौन सा मिलेगा, रिले स्पेक्ट्रम हमें वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था मोटा मोटा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अब ये तो हमने देख लिया थ्योरेटिकली वे के अंदर, ठीक है, थ्योरेटिकली में देख लिया कि हमने ये चीजें ऐसे होती हैं, ये चीजें ऐसे वर्क कर रही है। अब हमें क्या होता है फिजिक्स, एज ए फिजिशियन हमें देखना होता है इन सब चीजों को मैथमेटिकली टर्म्स के अंदर, ठीक है, एक एक्सप्रेशन के अंदर कि ये चीजें सच में ऐसा आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके लिए हमारे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही दो थ्योरी काम करती है यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी था हमारा आया था 1928 के अंदर, जो कि डिस्कवर किया था सीवी रमन जी ने, ठीक है। 19 मतलब एक तरीके से प्रिडिक्ट इसको हो गया था 1923 के अंदर, प्रिडिक्ट कर लिया गया था, और ये किया था स्मेकल के द्वारा 1923 के अंदर। बट जो इसका प्रूफ इसको जो लास्ट स्टेज जो बोल सकते हैं कि इसको अच्छी तरीके से ड्राइव जो किया था वो किसने किया था, सीवी रमन जी ने किया था 1928 के अंदर। नोट दैट पॉइंट। तो इसके अंदर इन्होंने दो थ्योरी दी थी, ठीक है, उस टाइम पे। थ्योरी ऑफ रमन स्कैटरिंग, ठीक है। दो थ्योरी में पहली थ्योरी की बात करते हैं हम। पहली कौन सी थी, ये हो गया
इसमें हम पहली थ्योरी की बात करते हैं, क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, अब इन्होंने क्लासिकल थ्योरी के अंदर क्या बताया कि क्लासिकल थ्योरी में वही सेम चीज ली, लाइट इंसिडेंट करी मॉलिक्यूल के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर जब लाइट हिट हुई तो जो लाइट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्या बोला था, जो लाइट हम ले रहे हैं, जो रेडिएशन हम ले रहे हैं, जो रेडिएट हम करा रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, ईएम सोर्स ले रहे हैं। तो ईएम सोर्स क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स। ठीक है, तो जब लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो जो लाइट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, लाइट वाला कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, एंड देन उसके बाद उसके अंदर क्या रिएक्शन करता है वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेम ही आएगा जो हमने थ्योरी पार्ट में करा था, व्हेन ए लाइट, और ये क्या है हमारे पास, ईएम वेव के रूप में। ठीक है, इट्स ए मॉलिक्यूल, द इलेक्ट्रिक फील्ड component, the electric field component of light interacts with the molecules, ठीक है, the electron in the molecules, electrons in the molecule। ठीक है, अब जब उससे साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा, मॉलिक्यूल ले रहे, मॉलिक्यूल के अंदर बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव चार्ज भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है। नेगेटिवली चार्ज कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेगा कि इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल, it says and pull the electron, मतलब क्या हुआ, दैट मीन the negatively charged, the negatively charged electron is attracted towards the positive pole and positively charged nuclei। ठीक है, is attracted towards the नेगेटिव पोल। ठीक है, उसने क्या देखा कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा था, लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड जब मॉलिक्यूल के साथ आता है तो उसमें क्या होता है, उस केस के अंदर हमारे पास हो रहा था कि वो क्या कर रहा था, जो मॉलिक्यूल था उसको पुल या फिर पुश कर रहा था। हम मान सकते हैं कि वो इस तरीके से है कि लाइक एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि आपने रबर बैंड देखा हो, रबर बैंड क्या होता है, नॉर्मली हमारे इस स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, अब जब रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसको ये मान सकते हैं जब हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, जैसे कि इसको अगर इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान रहे हैं कुछ इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा। जो मॉलिक्यूल के अंदर, जो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो किस साइड जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो किसके साइड जाएंगे, नेगेटिव पोल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इस तरीके से होने के बाद उसमें क्या होता है,
जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड द मॉलिक्यूल बिकम पोलराइज्ड, ठीक है। सो अब पोलराइज्ड हो गया, इससे क्या हुआ, दिस इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, ठीक है, P which is proportional to the electric field, ठीक है। और जिसको हम किससे नोट करते हैं, ई से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इन मैथमेटिकल टर्म हमारे पास क्या जाएगा, दैट इज P इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी P प्रोपोर्शनल टू E, विच मीन हम यहाँ पे अल्फा प्रोपोर्शनल को एक कांस्टेंट दे सकते हैं, अल्फा E, ठीक। इक्वेशन नंबर 1, फिर अल्फा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, पोलराइजेबिलिटी है, ओके। अब आप पोलराइजेबिलिटी को इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी हमारे पास रबर बैंड है, ठीक है। एक रबर बैंड होता है, जैसे कि जो पुराना हो जाता है थोड़ा रबर बैंड, तो उसमें क्या करते हैं, जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो इजीली स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। एक जब हम कोई नया रबर बैंड लेते हैं तो रबर बैंड के अंदर क्या होता है कि उसको स्ट्रेच करने में थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, लाइक इजीली वो स्ट्रेच नहीं हो पाता है। तो अल्फा को हम उस वे में समझ सकते हैं कि अगर कोई भी रबर बैंड इजीली स्ट्रेच हो रहा है तो मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या है, हाई है। अगर कोई रबर बैंड इजीली स्ट्रेच नहीं हो रहा है तो वहां पे जो अल्फा की वैल्यू वो क्या है, लो है, ठीक है। तो अल्फा को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, हाउ इजीली द मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टोर्टेड, ओके। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके आगे देखते हैं हम। अब ये तो हुआ हमारा ये। अब हमने क्या देखा था कि जो वेव आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वो भी क्या होगा, एज ए वेव फॉर्म में होगा, मतलब कांस्टेंट तो होगा नहीं है ना, वो भी एज ए वेव फॉर्म में होगा। मतलब अगर वेव के रूप में हमें लाइट मिलती है तो मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या कर रहा है, उसका ऑक्सीलेट कर रहा है। तो ऑक्सीलेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा हमारा, ठीक है। सिंस light is oscillating electric field, ठीक है। तो then the electric field will be, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नोट कोस 2 पाई म्यू नोट एंड T। इक्वेशन नंबर 2, वेयर म्यू नोट इज इक्वल टू में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। म्यू नोट जो हमारा टी टाइम है, ई नोट क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 ये आ गया। अब इसके बाद हमने क्या बोला कि जब लाइट मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो अगर आप एक तरीके से एज्यूम कर लो कि आपके ऊपर जैसे कि कोई भी हम बॉल मारते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी भी एटम लेते हैं या फिर कोई भी हम सरफेस लेते हैं उसके ऊपर अगर हम बॉल मारते हैं फिर कुछ भी मारते हैं तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन आता है, ठीक है। अगर आपने नोटिस किया हो या फिर अगर बड़े स्केल पे पर आप देख सकते हैं तो अगर अर्थ के ऊपर अगर कोई एस्ट्रोनॉट अगर गिरता है
टकराता है, आके उल्कापिंड कोई अगर टकराता है तो वहां पे क्या होता है, कंपन हमें देखने को मिलता है। हालांकि वो कंपन बहुत ज्यादा होता है बट एक कंपन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो कंपन हमें देखने को मिल रहे हैं, जो वेव हमें देखने को मिल रही है, उसको हम एक उसको मतलब जो हमें वेव मिल रही है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम वेव फॉर्म में डिनोट करते हैं। जो हमें कंपन, जो वाइब्रेशन हमें देखने को मिल रहा है, उसको यहाँ पे हम एक वेव फॉर्म में डिनोट करते हैं इक्वेशन के रूप में। और वो क्या होता है, मतलब जब ये टकराया तो क्या हो गया, नाउ मॉलिक्यूल स्टार्ट्स टू वाइब्रेट। ठीक है, एंड शो वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, विच इज assume as a simple wave of this vibration। ठीक है, ये किसका है, मोलिक्यूल का, जो कि हमने किसके डिनोट किया है, क्यू से। क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट कोस 2 पाई म्यू एम एंड टी। इक्वेशन नंबर दे देंगे हम इसको 3। एंड जहां पे म्यू एम क्या है, यहाँ पे म्यू एम हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मोलिक्यूलर वाइब्रेशन। ठीक है, म्यू एम क्या है, पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मोलिक्यूल वाइब्रेशन। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई थी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या आई थी, पी इज इक्वल टू में अल्फा ई। इक्वेशन फर्स्ट इतना आ गया था हमारे पास। ओके, अब ये चीजें हमारे पास आ गई। अब हमारे पास एक बचता है कि जो पोलराइजेबिलिटी है, जो कांस्टेंट हम ले रहे हैं, तो हम क्या ले रहे हैं, वाइब्रेशन अगर उसके अंदर आ रहा है तो वाइब्रेशन, मान लो आपकी वाइब्रेशन कुछ भी आ रहा है उसके अंदर, ठीक है, ऐसे जस्ट लाइक। तो अगर वाइब्रेशन आ रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम ये चीजें कैसे बोल सकते हैं कि जो अल्फा पोलराइजेबिलिटी है, जो उसका स्ट्रेच हो रहा है, जो वो कांस्टेंट हो सकता है। बिकॉज अगर उसके अंदर वाइब्रेशन है, मतलब क्या होगा, वो चेंज होगा वहां पे। और वो चेंज किस तरीके से हो रहा है, ये चीजें हम कहाँ देखते हैं, टेलर सीरीज के रूप में हम वहां पे इसको डिनोट करते हैं अल्फा को, कि लाइक जो उसकी पोलराइजेबिलिटी है वो किस तरीके से चेंज हो रही है वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, तो ये इतना हो गया था आपका। नेक्स्ट होता है एज ए मॉलिक्यूल वाइब्रेट। ठीक है, its polarizability alpha changes। ठीक है, एंड जो चेंज हो रही है इसको हम किस तरीके से ले रहे हैं, एंड वी कैन एक्सप्रेस दिस यूजिंग ए टेलर सीरीज। टेलर सीरीज, टेलर सीरीज के रूप में हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं कि लाइक ये हमारी चीजें ऐसे ही काम कर रही है। और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा इज इक्वल टू में अल्फा नोट प्लस में डेल अल्फा कोण में डेल क्यू एंड क्यू। ठीक है, प्लस में डैश 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 एंड इक्वेशन नंबर 4, जहां हम जो हायर टर्म्स होंगे उसको नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, हम लेते हैं सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक। ठीक है, नेग्लेक्ट हायर टर्म्स। सो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, अल्फा नोट प्लस में डेल अल्फा कोण में डेल क्यू क्यू। इक्वेशन 5 अल्फा नोट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा,
polarizability at equilibrium कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर हमारे क्या आ रहा है, अल्फा नोट जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर, और अगर उसके अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी वजह से हमारा अल्फा क्या आएगा, दिस वन, जहां पे ये क्या है, डेल एल डेल अपन डेल क्यू क्या है, जो क्यू है, क्यू क्या ले रहे थे हम, वेव ले रहे थे, सिंपल वेव ले रहे थे ना, उसका वाइब्रेशन जो आ रहा था उसका। तो अगर उस वाइब्रेशन के अंदर चेंज होता है, उस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, पोलराइजेशन के अंदर चेंज हो रहा है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारी यहाँ पे कि उस वाइब्रेशन में थोड़ा चेंज होने पर अल्फा की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आई थी, P इक्वल टू अल्फा ई, सेकंड के अंदर हमने ए की वैल्यू निकाली, थर्ड के अंदर हमने क्यू की वैल्यू निकाली, एंड देन फोर्थ के अंदर हमने अल्फा। ये सारी वैल्यूज हम किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इतना हो गया आपका। सब्स्टिट्यूटिंग the values from equation 2, 3 and 4 into इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, P इक्वल टू अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा नोट प्लस में डेल क्यू, डेल अल्फा अपॉन में डेल क्यू, और क्यू की वैल्यू हमारे पास आई थी, क्या आई थी, क्यू नोट कोस 2 पाई म्यू एम टी, ये इसकी वैल्यू आई थी, एंड ई की वैल्यू क्या आई थी, ई नोट कोस 2 पाई म्यू नोट टी। ओके, इतना आ गया, इसको एक्सटेंड करते हैं। P इक्वल टू आ जाएगा अल्फा नोट ई नोट कोस 2 पाई म्यू टी प्लस में डेल अल्फा अपॉन में डेल क्यू, क्यू नोट ई नोट कोस 2 पाई म्यू नोट टी एंड 2 पाई म्यू एम टी। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। ये जो कांस्टेंट आ रहा है ये क्या आ रहा है हमारे पास, जो लाइट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो है, और अल्फा नोट क्या है, कांस्टेंट, मतलब ये तो एक तरीके से क्या होगा, कांस्टेंट टर्म हो गई पोलराइजेबिलिटी की। ये क्या रहा है, इसके अंदर चेंज हो रहा है, इसके अंदर चेंज किसकी वजह से हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, और क्या चेंज हो रहा है, अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कोस 2 पाई म्यू एम टी, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस। सो सिंस cos x cos y, 2 cos x cos y इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन में 2 cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है इससे। इससे हमारे पास क्या आएगा, P इक्वल टू अल्फा नोट ई नोट cos 2 पाई म्यू नोट t प्लस 1/2 डेल अल्फा अपॉन में डेल क्यू, क्यू नोट ई नोट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोस 2 पाई म्यू नोट माइनस म्यू एम टी प्लस कोस 2 पाई म्यू नोट प्लस म्यू नोट टी। ठीक है, तो हमारे पास तीन टर्म्स आई है यहाँ पे, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड देन थर्ड वन। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है क्या है, म्यू नोट क्या आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, म्यू नोट इज इक्वल टू में म्यू आ रहा है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास स्कैटरिंग, पोलराइजेशन क्या देख रहे हैं हम, स्कैटरिंग के केस के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, स्कैटर्ड जो वेव जा रही है उसके केस के अंदर देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास क्या आ रही है, चेंज फ्रीक्वेंसी म्यू नोट आ रही है, मतलब सेम आ रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, म्यू नोट माइनस म्यू एम से लेस हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है, कम मिल रही है। एंड देन यहाँ पे क्या हो रही है, एड ऑन ज्यादा मिल रही है। इनका मतलब क्या हुआ वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, और इक्वेशन नंबर 5। Now from equation 5
द इंड्यूस्ड पोलराइजेशन इज contains three distinct frequency component। वो तीन अलग अलग कौन से हैं? एक तो है म्यू इक्वल टू म्यू नोट पे, म्यू इक्वल टू क्या मिल रहा है, म्यू नोट मिल रहा है यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी चेंज है वो क्या है, एक तो ये मिला हमें इससे इलास्टिक स्कैटर्ड नो एनर्जी चेंज, दैट मीन रिले लाइन। ठीक है, नो एनर्जी चेंज, रिले लाइन। सेकंड चीज हमें मिली यहां से, फर्स्ट वन, सेकंड वन क्या मिला, म्यू इक्वल टू म्यू नोट माइनस में म्यू एम, दैट मीन ये क्या हुआ, एक तो इनइलास्टिक स्कैटर्ड हुआ। सेकंड चीज, जो एनर्जी इस बार है, जो इंसिडेंट एनर्जी है, तो जो मॉलिक्यूल है वो क्या करे, एनर्जी गेन करेगा। मॉलिक्यूल गेन एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं फिर, इसको स्टोक लाइन। ठीक है, और इस स्टोक लाइन कौन सी थी, रमन स्टोक लाइन। थर्ड वन म्यू इक्वल टू म्यू नोट प्लस में म्यू एम, इसके केस के अंदर क्या होगा, वही सेम चीज, इनइलास्टिक स्कैटर्ड मॉलिक्यूल लॉस एनर्जी, और ये किसमें कंसिडर करते हैं हम इसको, रमन एंटी स्टोक लाइन के अंदर। ठीक है, तो यहां से पोलराइजेशन से हमें तीन चीजें मिली यहाँ पे, फर्स्ट वन म्यू इक्वल टू म्यू नोट, सेकंड वन म्यू इक्वल टू म्यू नोट माइनस म्यू। तो जो ये वाली नॉर्मल केस था, ये हमें किसमें मिल जाता है, ऑलमोस्ट हर केस के अंदर ये वाली चीजें मिल जाती है, बट 1 लाख या 1 करोड़ के अंदर से सिर्फ एक केस के अंदर हम क्या मिलता है, एक जगह क्या मिलता है हमें, ये चीजें देखने को मिलती है, जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है स्कैटर्ड फोटोन की या फिर स्कैटर्ड लाइट की, वो क्या होती है डिफरेंट, या तो लोअर होगी या फिर हायर होगी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पे मिलती है। अब इससे में फर्क, एक तो ये चीजें मिली यहाँ पे, फर्स्ट रिजल्ट जो हमें मिला, फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट क्या मिलता है यहाँ से, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, रिजल्ट्स हो गया कॉपी, एसएस भी ले सकते हैं आप। बाकी अगर आप लिखते हैं साथ साथ में तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू एसएस। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि जो रमन स्कैटरिंग हमें मिल रही है वो कब मिल रही है। रमन स्कैटरिंग occurs only if, कब, जब डेल अल्फा अपॉन में डेल क्यू की वैल्यू क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इसकी वैल्यू जीरो हुई, अगर इसकी वैल्यू जीरो हुई तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ये, जो कि किससे आ रहा था, इलास्टिक स्कैटरिंग से आ रहा था। और हमने क्या बोलता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके ऊपर वर्क कर रहा है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग के ऊपर। तो अगर ये वाली टर्म जीरो होती है, मतलब यहाँ पे क्या है, इलास्टिक, तो जो हमारा रमन स्कैटरिंग हमें जो मिल रहा था वो क्या होगा, नहीं मिलेगा।
ठीक है, अगर ये इक्वल्स टू 0 होती है, दैट मीन पोलराइजेबिलिटी must change when the molecule vibrates। ठीक है, तो ये चीजें नहीं आते। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल हम लेके चल सकते हैं यहाँ पे, जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर भी दे रखा है। आपको मैं टेक्स्ट बुक का रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके भी आप इस चीज को देख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? अब इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के केस के अंदर हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि वाइब्रेशन जो वेव था उसका डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एंड पोलराइजेशन के बीच में हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और उस ग्राफ के अंदर देखते हैं कि लाइक हम क्या देखते हैं, डेल अल्फा अपोन में डेल क्यू, या फिर हम इसको बोल रहे हैं डेल अल्फा अपोन में डेल एक्स। इसका एक देखते हैं और देखेंगे कहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है, कहाँ पे इसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही है। और हम जानते हैं कि जहाँ इसकी वैल्यू 0 हो गई वो क्या होगा, इलास्टिक, और जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 नहीं हो क्या होगा, इनइलास्टिक का केस में भी आ जाएगा, मतलब वहां पे क्या होगा, रमन स्पेक्ट्रम स्कैटरिंग हमें देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसमें पोलराइजेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये लेते हैं एक्स, इसको लेते हैं अल्फा। एग्जांपल लेते हैं 3 हम यहाँ पे। फर्स्ट वन इज second one and the third one is this one। ठीक है, फिर ये क्या है हमारे पास अल्फा, ये क्या है एक्स, ये क्या है अल्फा, ये क्या है एक्स, दिस वन इज अल्फा एंड दिस वन इज। अब आप यहाँ इन दोनों ग्राफ में आप नोटिस करना, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी म्यू 1 ले रहे हैं, म्यू 1 मोड, म्यू 2 मोड एंड म्यू 3 मोड। आप इस वाले में देखना कि जब हम x की वैल्यू में इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो जब यहाँ पे x की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि x की वैल्यू यहाँ तक इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज करने पर अल्फा की वैल्यू एकदम से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू में हम चेंज कर रहे हो तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बहुत ज्यादा। मतलब उसका क्या होगा कि जो ये वैल्यू होगी इसका पूरा डेरिवेशन हम देखेंगे, डिफरेंशियल देखेंगे तो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, किस केस के अंदर, इस केस के अंदर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डेल अल्फा अपॉन डेल एक्स क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट अगर इसको हम और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो अगर इसको हम देखते हैं नॉर्मली तो ये क्या दिख रहा है, ऑलमोस्ट क्या होगा, फ्लैट हो रहा है। ठीक है, ज्यादा इंक्रीज हो नहीं रहा, नॉर्मली फ्लैट हो रहा है। और फ्लैट का मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो स्लोप होगा इसका क्या होगा, स्लोप 0। स्लोप 0 दैट मींस स्लोप जो हम देखते हैं किसमें देखते हैं, y और x के अंदर देखते हैं, मतलब डी अल्फा अपॉन में dx के अंदर। तो इसको जो स्लोप हो जाएगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट 0 के समथिंग, 0 होगा नहीं, ऑलमोस्ट 0। ठीक है, दैट मीन हमारी कंडीशन हो गई है। थर्ड वन वही सेम है, अगर इसका स्लोप भी हम देखते हैं तो क्या होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे 0 होगा हमारा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इन दोनों का स्लोप हो रहा है 0, और यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जब हम यहाँ पे इनके स्लोप देख रहे हैं या फिर x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बट इन दोनों के केस के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है इन तीनों से, आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिए, इनको ड्रॉ कर लेना। ओके, हमने 3 मोड्स की बात की थी, यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे तो क्या आएगा।
तो रिजल्ट क्या मिल रहा है इनका, इनके ग्राफ कैसे आ रहे हैं इनके, एंड देन उसका डी अल्फा कोण में dx की वैल्यू क्या आ रही है, और उसके बाद रमन स्पेक्ट्रा है या नहीं है, रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, फर्स्ट वन क्या था, म्यू1। म्यू1 के केस के अंदर अगर हम देखते तो इसका क्या होगा, सिमेट्रिक, और ये क्या है, स्टैच हो रहा है, सिमेट्रिक स्टैच मतलब वाई एक्सिस के इस साइड और इस साइड क्या है, दोनों साइड हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, सेम पोर्शन। और ग्राफ कैसा आ रहा है इसका, ग्राफ आ रहा है इसका टिप कर्व, ठीक है, ये इज नॉट इक्वल टू 0 है कि बहुत लार्ज वैल्यू में देखे जा रहा है, दैट मीन्स हमें जो रमन स्पेक्ट्रा है इस केस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड केस म्यूवी, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो ग्राफ हमें मिल रहा है क्या मिल रहा है, बेंडिंग, ठीक है ना, बेंडिंग, दैट मीन्स जो कर्व होगा क्या होगा, फ्लैट कर्व, फ्लैट कर्व दैट मीन्स जो इसकी वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 0, और इसके केस के अंदर हमें स्पेक्ट्रा नहीं देखने को मिलेगा। थर्ड वन के अंदर देखते हैं, एंटीसिमेट्रिक स्ट्रेच, ठीक है, ये भी क्या हो गया, फ्लैट, ये ठीक है, ऑलमोस्ट ये भी क्या होगा 0, जहां पे हमें क्या मिलेगा, रमन स्पेक्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा। ये इसका क्या था, एक एग्जांपल था क्लासिकल का, थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी का, ठीक है। तो इसमें हमने देखा क्लासिकल थ्योरी का, एंड इसके बाद इतना कर लिया आपने, हमारा पॉइंट ये था कि वाइब्रेशन हमें मिल कहाँ रहा है, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, तो इसका इसने डिस्क्रिप्शन दिया है कि द frequency shift is scattered the frequency of scattered light tell us about vibrational एनर्जी लेवल्स। ओके, जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट था स्कैटर्ड लाइट का, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हमने क्या देखा, एक होता है स्टोक, दूसरा फिर बीच में नॉर्मल रिले, एंड देन उसके बाद एंटी स्टोक, ठीक है, ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। और इसका जो डायग्राम हमारे पास पर्टिकुलर डायग्राम होता है, ये आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा अभी, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, जो बीच की लाइन है ये हमारी क्या है, रिले स्पेक्ट्रम है, जो रिले लाइन हम बोलते हैं, उसके लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा स्टोक, रमन स्टोक लाइन, एंड देन इसके राइट साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा इसके अंदर एंटी स्टोक, रमन एंटी स्टोक लाइंस जो कि होती है, कुछ इस तरीके से इसका प्लॉट आता है, हम जो लाइंस का प्लॉट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था, चलिए इसको हटाते हैं। अब ये था कि लाइक क्लासिकल के अंदर इतना हो गया, इसने बता दिया, बट वही था ना कि लाइक अगर क्लासिकल में ये सारी चीजें हो जाती तो क्वांटम आती नहीं हमारी, जो कि मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या जा रहे हैं, क्वांटम के अंदर जा रहे हैं ना, तो क्वांटम कहाँ पे टच हुई, ये क्या चीजें बताने में फेल हुआ, तो वो चीजें तो ज्यादा नहीं, इन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीजें हमें एक्सप्लेन कर दी थी अपने इस पे एक्सपेरिमेंट के अंदर, बट एक जगह ये फेल हुआ, फेलियर। इसका फेलियर क्या था कि वही जो अभी तक चलते आ रहा था अपना क्लासिकल के अंदर, कि लाइक इसने सारी चीजें बता दी, फ्रीक्वेंसी में मिल रही है, वेवलेंथ हमें मिल रही है, ठीक है, मान लिया वेवलेंथ मिल रही है, फ्रीक्वेंसी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, एनर्जी लेवल से मान ली, बट जो उन फ्रीक्वेंसी की जो इंटेंसिटी है मॉलिक्यूल के ऊपर जब वो आ रही है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करने में फेल हुआ ये, बताओ, इतना सब कुछ कर लिया, ठीक है, अटका कहाँ पे, इंटेंसिटी। तो वही है ना कि लाइक आप बोल दो कि हाँ लाइट हमारे पास आ रही है, वेवलेंथ यहाँ पे आ रही है, इसकी वेवलेंथ हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई भी लाइट है, तो लाइट में हम क्या देखते हैं कि जो बल्ब होता है, बल्ब के पास में ज्यादा ब्राइट है,
उसकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम वहाँ पे मान सकते हैं कि एनर्जी उसकी कम होती जा रही है, दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी वो कम होती जा रही है। इतना बोल दिया, बट अब वो बोल दिया एग्जामिनर आपको कि लाइक ठीक है, इतना हमने ठीक कर देख लिया, बट उसकी इंटेंसिटी क्या है? तो उस इंटेंसिटी को बताने में क्या हुआ, ये फेल हुआ। तो फेल टू एक्सप्लेन about correct intensity of light। ठीक है, इंटेंसिटी को बताने में क्या हुआ, फेल हुआ। लाइट है स्कैटर्ड लाइट, ये वाली लाइट कौन सी, इंसिडेंट लाइट एंड स्कैटर्ड लाइट। जो लाइट्स की इंटेंसिटी थी उसको बताने में ही फेल हुआ। तो हमने देखा क्लासिकल थ्योरी के बारे में स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कैसे हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली इसको डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है रमन स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो ये कुछ इजी वे में हमने बताया आपको क्लासिकल थ्योरी के बारे में। अब इसके अंदर ही आती है एक और थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। आज तो ऑलमोस्ट ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो हम इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम थ्योरी के बारे में कि क्वांटम थ्योरी ने ऐसा क्या दिया कि जिसमें ये फेल हुआ वो हमारा सही हो गया। ठीक है, इसके बाद ही इसमें हमने दो टॉपिक्स देखे थे, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, जो रमन स्पेक्ट्रा के अंदर आ रहे थे। तो हम बात करेंगे उनके बारे में कि रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या है और वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या है। उसी के साथ हम इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने। अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट है, ठीक है, या आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक में आपको यहाँ पे डाउट आया या कोई भी आपको टर्म समझ में नहीं आई है, तो कमेंट में बताना, वहां मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ उसका आंसर करने के लिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आगे ऐसी ही वीडियो आने वाली है स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। और बाकी तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड अपनों का, एंड कीप लर्निंग।